हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ईवीएस की एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स की भी वीडियो आती है 9 बजे रात में, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिए। लगभग 29 वीडियो आ चुकी हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी से और महत्वपूर्ण टॉपिक उनमें शामिल किए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी मैंने वीडियो बनाई हैं, तो आपके आसानी से वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पहला विकल्प है कक्षा में बहस आयोजित करना, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा है पोस्टर बनाना, और चौथा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो सुषमा क्या चाहती हैं कि उसके जो छात्र हैं पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बन जाएं। तो सबसे जो उपयुक्त रणनीति है वह है कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो ये सबसे उपयुक्त रणनीति होगी बच्चों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? नहीं को ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं के चक्कर में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। पहला विकल्प है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। दूसरा है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। तीसरा है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। और चौथा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। यानी अभय ने अपने छात्रों से कहा कि समूह बनाकर सर्वेक्षण कीजिए कि जिन बीमारियों से आपके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है पूछा गया है। तो ये आपको बताना है। तो इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, बिल्कुल सही है ये। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, क्योंकि बच्चों ने लोगों से बातचीत की इस बारे में। तीसरे में लिखा है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, बिल्कुल सही है। लेकिन समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित हैं, ये प्रासंगिक नहीं है और नहीं ही पूछा गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि यह केवल जो है विश्लेषण में मदद कर सकता है कि कितने लोग पीड़ित थे, इसके लक्षण, लेकिन शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए ये प्रासंगिक नहीं है। इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही है। और जब बच्चे समूह बनाकर कार्य करेंगे तो समुदाय के साथ बातचीत करने, उन्हें वास्तविक स्थिति से जोड़कर सक्रिय भागीदारी के लिए वे सक्षम बनेंगे। डेटा हैंडलिंग और प्रश्नावली निर्माण की अवधारणा को समझेंगे और बच्चों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना और शिक्षा को जीवंत बनाना इस सर्वेक्षण का उद्देश्य होगा। तो बाकी सब तो सही है, लेकिन चौथा विकल्प इसमें प्रासंगिक नहीं है और नहीं है पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है और पूछा जा चुका है। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था।
लिखा है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? पहला विकल्प है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, तीसरा है अन्वेषण दृष्टिकोण और चौथा है मानववादी दृष्टिकोण। तो प्रिया ने क्या किया है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए बच्चों से अनुभव पूछे हैं कि उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा है। तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए हैं। प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क के सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है वह है अन्वेषण दृष्टिकोण। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो जो अन्वेषण दृष्टिकोण है, उच्च कौशल, समस्याओं को सुलझाने, रचनात्मक गतिविधियों और विचारों को साझा करने, ये सभी अन्वेषण दृष्टिकोण में शामिल होते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? पहला विकल्प है यह सस्ता और सुलभ है, दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, तीसरा है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है और चौथा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्यों है? क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो समुदाय एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक समूह हो सकता है जो सामान्य मानदंडों, धर्मों, मूल्यों और रीति रिवाजों को साझा करता है और इसीलिए यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला विकल्प है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और चौथा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो ईवीएस में क्या है, शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का जो तात्पर्य है वह है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। पहला विकल्प इसमें सही है क्योंकि यह एक शिक्षक को अपने स्वयं के अनुभवों के साथ बच्चों की वैचारिक समझ को जोड़ने और उन्हें विषय से परिचित होने के लिए सीखने में प्रामाणिकता बनाने में सक्षम बनाता है और पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करने के लिए वास्तविक दुनिया की व्यवस्था दिखाई जाती है और यह शिक्षार्थियों को सीखने में सक्षम भी बनाता है। तो इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहला विकल्प है परिवार की परिभाषा गलत है, दूसरा है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, तीसरा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है और चौथा है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए।
तो एकल परिवार जो होता है उसमें माता पिता और उनके बच्चों का समूह होता है केवल, और जो विस्तारित परिवार होते हैं यानी जिन्हें आमतौर पर संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है, तो इनमें एक से अधिक जोड़े रहते हैं और अक्सर 2 से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? परिवार की परिभाषा गलत है, तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समावेशी क्या होता है? सभी को समान रूप से शिक्षा देना, यानी सभी को समान समझना, और जो रमा है उसका जो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है वह समावेशी। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? पहला विकल्प है चित्र पढ़ना, दूसरा है फील्ड भ्रमण, तीसरा है श्याम पट्ट का उपयोग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी, इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। पहला विकल्प है एकीकृत, दूसरा है समावेशी, तीसरा है विषयगत और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयगत तीनों हो, उपर्युक्त सभी यानी चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है, अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला विकल्प है कि यह एक अवैध कार्य है, दूसरा है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, तीसरा है कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, और चौथा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है क्योंकि सांप पकड़ने और जो जंगली जीव जंतु हैं उन्हें पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? पहला विकल्प है शिक्षण अधिगम के साथ कोई लेना देना नहीं है, तीसरा है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, तीसरा है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, और चौथा है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। मिड डे मील के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, वीडियो बनी है जो हैंड रिटन नोट्स की, तो वहां पर आप इसे पढ़ सकते हैं मिड डे मील के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पहला विकल्प है स्कूल बैग का कम वजन, दूसरा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, तीसरा है अबोध का भार कम करने की जरूरत है, और चौथा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है कि अबोध भार कम करने की जरूरत है, यानी अनावश्यक भार को कम करने की आवश्यकता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसके पहले वाले प्रश्न में जो मिड डे मील
का जो प्रश्न आया था, तो मिड डे मील के बारे में आप इतना याद रखिएगा कि इसका जो उद्देश्य है, नामांकन बढ़ाने का उद्देश्य है इसका, और 15 अगस्त 1995 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये आपको मिड डे मील के बारे में याद रखना है। ये प्रश्न हो ही गया। अगला प्रश्न है कि हमें सही सीखने क्या उद्देश्य है। पहला विकल्प है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। दूसरा है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तीसरा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। और चौथा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का जो उद्देश्य है वह सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाला का पूरा रूप क्या है। पहला विकल्प है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। दूसरा है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। तीसरा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। और चौथा है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो बाला का जो पूरा रूप है वह है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तीसरा विकल्प इसमें सही है, ये आप कहीं पर नोट कर लीजिए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बी से है बिल्डिंग, ए से है एज, एल से है लर्निंग और ए से है एड। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। दूसरा है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। तीसरा है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। और चौथा है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो वैकल्पिक ढांचे का जो अर्थ है वह है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो यह जो शब्द है 1978 में ड्राइव और इसले द्वारा इस्तेमाल किया गया और यह वैज्ञानिकों द्वारा दी गई अवधारणा की व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या की तुलना में एक छात्र के विचार पर जोर देता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आखिरी प्रश्न है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है। पहला विकल्प है मिथक, दूसरा है वैज्ञानिक तथ्य, तीसरा है रूढ़िबद्ध धारणा और चौथा है अंधविश्वास। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक मिथक है। पहला विकल्प इसमें सही है। अब मिथक क्या होता है? तो पुराने दिनों में समाज में रूढ़िबद्ध सोच थी कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से कमजोर थीं और तर्कसंगत विचार या राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ थीं। लेकिन अब क्या है, अब तो महिलाएं सशक्त बन गई हैं। लड़कियां अपने परिवार, समुदायों और देशों के स्वास्थ्य और उत्पादकता में योगदान करती हैं, जिससे सभी को लाभ होता है। तो इस तरह के मिथकों को कुछ हद तक कम कर दिया गया है, लेकिन यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कायम है। रूढ़िबद्ध धारणा इसमें उत्तर नहीं होगा, मिथक सही है। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था और इसमें पहला विकल्प ही सही माना गया था, मिथक। तो आपको याद रखना है, मिथक जो है एक पारंपरिक कहानी है जो पहले के समय से चली आ रही है और माना जाता है कि इसका ऐतिहासिक आधार है। तो इसीलिए इसमें पहला विकल्प सही होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कुल 15 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ईवीएस हैंड रिटन नोट्स की वीडियो भी अवश्य देखिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं PDF, तो वहाँ से आप PDF को प्राप्त करके पढ़ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।